नमस्कार आप सभी को। मैं अरुण चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन क्लासेस मैथ बाय अवनीश सर में। हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस बैच, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि हिंदी से अभी तक कितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों का हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी तक हम 2 क्लास कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी है तो आप जाएँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ दोनों क्लास का लिंक दिया हुआ है। वहाँ से आप पहली और दूसरी क्लास के को जरूर देखें, उसके बाद तीसरी क्लास को देखें। आज हम पढ़ने वाली तीसरी क्लास, जिसमें हम हिंदी के अभी तक आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं 2013 में आए हुए सारे क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो आए हुए हैं हिंदी से, उन सारे क्वेश्चनों का हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं तीसरी क्लास। पहला क्वेश्चन है, दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। देखिएगा, कभी भी एग्जाम में जब भी आप एग्जाम देने जाइए तो एग्जाम देने में से पहले आप जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो आपको, तो आप सबसे पहले जो उसका इंस्ट्रक्शन दिया हो, यानी जो निर्देश दिए होते हैं, उनको ध्यान से पढ़ा करिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम निर्देश को ध्यान से पढ़ते नहीं हैं और वो कहना कुछ और चाहता है और हम कर कुछ और देते हैं। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए कि हमें पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही हमें आंसर देना है। तो देखिएगा, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो मुहावरे और लोकोक्ति से संबंधित हैं, और उन मुहावरे या लोकोक्तियों को हमें अर्थ बताना है उन चारों में से। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है घाट घाट का पानी पीना। पहला क्वेश्चन क्या है? घाट घाट का पानी पीना। बताना इसका क्या अर्थ होगा। पहला है अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना, विरोध करना, कई स्थानों के पानी की जांच करना। तो भैया ये तो पूरी तरह गलत है। समझदारी से कार्य करना, ये भी बिल्कुल गलत है। विरोध करना, ये भी गलत है। क्या हमारा सही होगा? अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव करना। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, कई लोगों के मुंह से कहते हुए सुना होगा कि अरे भैया उससे बात ना करिए, वो घाट घाट का पानी पिया है, या भैया मुझे ना समझाइए, हमने घाट घाट का पानी पिया है। मतलब हम हर एक परिस्थिति में रहे हैं और हमें इस बात की जानकारी है, आप हमें ना बताएं। ऐसा लोगों को कहते हुए आपने सुना होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? घाट घाट का पानी पीना, अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना, ये इसका क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसी करनी वैसी भरनी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसके बारे में हम बहुत बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं और लोगों के मुझसे सुना भी हमने है। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, ऐसा हमने पढ़ा है। अब देखते हैं, कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है, कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, बिल्कुल गलत। निरंतर प्रयत्न करना, ये भी गलत। अनुभवहीन इस संसार को सुखद मानते हैं, गलत। कर्म के अनुसार फल मिलता है, यही बिल्कुल हमारा क्या होगा? ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है कि कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, कर्म पे ही हमारा अधिकार है। कर्म के अलावा फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। केवल हम क्या कर सकते हैं? ओनली कर्म कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है, जैसे करनी वैसी भरनी का। ये हमारी लोकोक्ति है, ध्यान रहे। अगला, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इसका अर्थ क्या होगा? सहायता प्रदान करना, बिल्कुल नहीं। दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है, बिल्कुल। ये जो हमारा आंसर है दूसरा वाला, दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है। देखिए, कई बार आप सुने होंगे, कुछ लोग हम लोगों से कुछ चीज़ें बताते हैं तो हम कहते हैं कि अरे ठीक है, अभी दूर है ना, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा है। जब आपके साथ में रहने लगेगा तो आपको मालूम चलेगा कि हाँ वो कैसा है। तो उसी के अर्थ में क्या कहा गया है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, यानी दूर से साधारण वस्तु भी क्या होती है? अच्छी लगती है, बिल्कुल सही है। आप दूर से किसी वस्तु के बारे में अगर सुनेंगे, जानेंगे, तो अगर वो बहुत तुच्छ वस्तु होगी ना तो वही हमें अच्छी लगती है। जब उसके पास हम जाते हैं, नज़दीक जाते हैं, उसके साथ कुछ दिन रहते हैं, तो हमें लगता है कि वस्तु कैसी है। जीवन की कटुता का अनुभव होना, बिल्कुल गलत है। संसार आकर्षक लगता है, बिल्कुल गलत है। कैसे होगा कि दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है। अगला क्वेश्चन, कहीं टाइम लग रहा है। ये हमारा 3 क्वेश्चन हो गया। किसके आधार पे? मुहावरे और लोकोक्तियों को हमें अर्थ बताना था। चौथा क्वेश्चन देखिए, अलग है। दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है, 3 अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य को चुनिए। 4 वाक्य दिए गए हैं, उन चारों में से आपके 3 वाक्य, एक वाक्य शुद्ध है, बाकी 3 क्या है? गलत है। और जो शुद्ध है उन्हें हमें क्या करना है? पता करना है। पहला क्वेश्चन, ऑप्शन क्या है? मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था। अगला देखते हैं, मेरे ध्यान, बिल्कुल गलत है। मुझका ध्यान, बिल्कुल गलत है। मेरे ध्यान अपने मित्र की ओर था, मेरे ध्यान नहीं, मेरा ध्यान मेरे मित्र की ओर था। ये हमारा जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। मेरा ध्यान मेरे मित्र की ओर था। अगला क्वेश्चन,
संभवतः उनका आना निश्चित। देखिए इनमें भी वही बताना है, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे 4 से 6 यानी 4 से 6 तक जितने क्वेश्चन आएंगे उनमें हमें क्या बताना है, वाक्य शुद्ध करना है। वाक्य शुद्ध को करके बताना है हमें कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, संभवतः उनका आना निश्चित है। देखिएगा, अगर आना निश्चित है तो वहां पे संभवतः शब्द का प्रयोग क्या होगा, बिल्कुल निरर्थक। या तो भैया संभवतः लगा या तो निश्चित, दोनों में से एक। जहां संभावना होती है वहां निश्चितता प्रकट नहीं होती है। कभी भी किसी चीज के अनिश्चितता में ही हम संभवतः शब्द का प्रयोग करते हैं या शायद शब्द का प्रयोग करते हैं, वरना हम नहीं करते हैं। तो या तो संभवतः लगा या तो निश्चित, इसलिए हमारा वाक्य क्या होगा, गलत, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही आ सकता है। निश्चित है उनका आना, यह पदक्रम ही अलग उल्टा सीधा है। निश्चित है उनका आना, क्रिया लास्ट में आनी चाहिए, शुरू में आ गई। संभवतः निश्चित है उनका आना, बिल्कुल गलत। उनका आना निश्चित है, ये हमारा वाक्य बिल्कुल सही है। उनका आना निश्चित है, क्योंकि यहाँ पे संभवतः और निश्चित है, तो मैंने कहा किसी एक को चुनना है, कोई एक आएगा तो हमारा वाक्य क्या होगा, शुद्ध होगा। अगर यहाँ होता संभवतः उनका आना, संभवतः वह आए, तब भी सही होता, या उनका आना निश्चित है, ये भी सही है। लेकिन संभवतः उनका आना निश्चित बिल्कुल गलत है। जहां संभावना होगी वहां निश्चितता प्रकट नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, युवकों में निराशा छाई हुई है। निराशावाद युवकों में छाई हुई है, बिल्कुल गलत। देख के लग रहा है निराशावाद बिल्कुल छाया हुआ है, बिल्कुल गलत। युवकों में निराशावाद छाया हुआ है, बिल्कुल। निराशावाद नहीं होता, निराशावादी होता है। और निराशावादी जो शब्द हमारा है ये बिल्कुल भैया आपका विशेषण शब्द है, और ये हमेशा वाक्य के शुरू में आना चाहिए, यानी किसी भी विशेष के पहले आना चाहिए। विशेषण क्या होते हैं, विशेष के पहले आते हैं। तो ये निराशावाद कोई शब्द नहीं होता है, निराशावादी होना चाहिए था। और निराशावाद अगर कहें तो ये हमारा एक प्रकार से संज्ञा शब्द माना जाएगा। निराशावादी होना चाहिए, गलत हो गया। युवकों में निराशा छाई हुई है, 100% बिल्कुल सही है। युवकों में क्या है, निराशा छाई हुई है। युवकों में निराशा छाई हुई है। निराशावाद युवकों में छाई हुई है, बिल्कुल गलत। निराशावाद युवकों पर छाया हुआ है, बिल्कुल गलत। युवकों में निराशावाद छाया हुआ है, बिल्कुल गलत। क्या सही होगा, युवकों में निराशा छाई हुई है। क्लियर है, आगे चलते हैं। 7 से 8 यानी 7 से लेकर 8 तक हमें क्या बताना है, दिए गए शब्दों में से केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे चुनिए। शुद्ध वर्तनी चुनना है 7 से लेकर 8 तक, यानी 7 8 2 क्वेश्चन में बताना है। शब्द दिया है उज्ज्वल, 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 ये बिल्कुल सही है। ये भी गलत, ये भी गलत। जो हमारा पहली जो हमारे क्लासेस में हम इस शब्द के बारे में बताए थे कि जो हमारा उज्ज्वल शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होता है, उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल होता है। और इसका संधि विच्छेद क्या होता है, संधि विच्छेद इसका क्या होता है, उत प्लस ज्वल। यहाँ संधि कौन सी है, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और शब्द हमारा क्या सही होगा, उज्ज्वल, यानी दोनों बार आधा ज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें शुद्धवर्तनी बताना है। देखिए विद्यार्थी का शुद्धवर्तनी बताना है। भैया ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। देखिए विद्यार्थी कौन सा सही होगा, ये वाला विद्यार्थी। देखिएगा विद्यार्थी आपका अगर ऐसे भी लिखा गया तब भी सही है, विद्यार्थी। देखिए पता नहीं कहाँ है मार्कर, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। विद्यार्थी ये भी सही है, या विद्यार्थी आप ये भी सही है, विद्यार्थी। इसका संधि विच्छेद क्या होता है, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी। और संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि। विद्या माने विद्या, अर्थी माने अर्जन करने वाला है। विद्या का अर्जन करने वाला क्या कहलाता है, विद्यार्थी कहलाता है। संधि कौन सी होगी, विद्यार्थी, दीर्घ संधि। और संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या प्लस अर्थी। चलिए आगे देखते हैं। बहिष्कार बताना, इनमें से किस शब्द में क्या है, किसी शुद्धवर्तनी है। तो बहिष्कार, बहिष्कार ये भी गलत है, ये भी बहिष्कार नहीं होता है, ये भी गलत है। बहिष्कार ये सही है, बहिष्कार। यानी बहिष्कार कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं बहिष्कार। इसका संधि विच्छेद क्या होता है, बहि प्लस कार, बहि प्लस कार। यानी संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि।
सही शब्द क्या होगा? ये हमारा बिल्कुल 100% सही शब्द है। चलिए आगे देखिए, 10 से लेकर 12 तक क्या कहा गया? 10, 11, 12 3 क्वेश्चन दिए गए। प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, पहला शब्द क्या है? पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? जो संविधान के प्रतिकूल हो। देखिए प्रतिकूल शब्द, प्रतिकूल माने होता है भैया, जो शब्द दिया है प्रतिकूल, पहले देखिएगा प्रतिकूल का अर्थ क्या होता है। प्रतिकूल को हम कहते हैं उल्टा। प्रतिकूल माने क्या होता है? उल्टा। अब प्रतिकूल का अगर हम विलोम देखें तो इसका क्या हो जाएगा? अनुकूल या सीधा। ये क्या होता है? इसका विलोम होता है। पूछा है जो संविधान के प्रतिकूल हो, यानी संविधान के प्रतिकूल मतलब क्या? संविधान के प्रतिकूल मतलब हो गया उल्टा, या हम इसको क्या कह सकते हैं भैया? विपरीत कह सकते हैं। विपरीत कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। यानी जो संविधान के प्रतिकूल हो, यानी संविधान के बिल्कुल क्या हो? विपरीत हो या उल्टा हो, यानी संविधान के अनुसार ना हो, तो उसे क्या कहेंगे? असंवैधानिक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? असंवैधानिक। संवैधानिक मतलब संविधान के अनुसार, और जो संविधान के अनुसार ना हो यानी उसका उल्टा असंवैधानिक, यानी जो संविधान के अनुसार ना हो। ये हो गया। शब्द है सैद्धांतिक, यानी इसका वाक्यांश क्या बनेगा? सिद्धांत के अनुकूल। सिद्धांत के अनुकूल क्या कहलाएगा? सैद्धांतिक। असंवैधानिक तो हो गया जो संविधान के प्रतिकूल हो। अवैधानिक, वैधानिक, जो विधि के प्रतिकूल हो, जो विधि के प्रतिकूल हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? अवैधानिक। और वैधानिक जो विधि के अनुकूल हो। ध्यान दीजिएगा, जो संविधान के प्रतिकूल हो उसे हम क्या कहेंगे? असंवैधानिक। और जो सिद्धांत के अनुकूल हो सैद्धांतिक। और जो विधि के प्रतिकूल हो यानी उल्टा हो विधि के, वो क्या कहलाएगा? अवैधानिक। और जो विधि के अनुकूल हो यानी विधि के अनुसार हो, वो कहलाएगा वैधानिक। और यही जान लेते हैं जो संविधान के अनुकूल हो वो क्या कहलाएगा? संवैधानिक। यानी जो संविधान के अनुकूल हो उसे हम क्या कहेंगे? संवैधानिक। उसे हम क्या कहेंगे? संवैधानिक। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन तैयार होंगे, ये आपके विलोम शब्द भी तैयार हो जाएंगे। इनको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके, जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? देखते हैं भैया क्या कहते हैं उसको हम। जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके। देखिए तोड़ा है, हमारे टाइपिंग मास्टर थोड़ा सा गलत कर देते हैं। तो शब्द है दुर्भेद्य, अभेद्य, भेदनीय या भेद्य। देखिएगा दुर्भेद्य है, इसको थोड़ा सा अब बना लेंगे, ये दुर्भेद्य है। ठीक है। शब्द है अभेद्य। अभेद का मतलब होता है जो भेदा न जा सके। ए माने नहीं, भेद्य माने भेदा जा सके। जो भेदा न जा सके वो अभेद। भेदनीय जिसे भेदा जा सके, जिसे भेदा जा सके वो क्या कहलाएगा? भेदनीय। और भेद्य जो भेदने योग्य हो, जो भेदने योग्य वो हमारा क्या कहलाएगा? भेद्य। अब देखिएगा भेदना मतलब क्या था ना? आर पार निकल जाना, यानी किसी से टकरा के उसके आर पार निकलना क्या कहलाता है? भेदना कहलाता है। अब देखिए 3 ऑप्शन, जो भेदा ना जा सके वो अभेद्य, जिसे भेदा जा सके वो भेदनीय, जो भेदनीय योग्य हो वो भेद्य। अब बताइएगा क्या इन तीनों में से कोई इससे मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो क्या बचा? दुर्भेद्य। यानी हमारा दुर्भेद्य क्या होगा? जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके। क्योंकि भैया इस दुर्भेद्य शब्द की बात करें
तो यहाँ पे दुर आपका उपसर्ग लगा हुआ है और भेद क्या है, आपका मूल शब्द है। दुर माने होता है कठिनाई, कठिनता से। अब भेद माने जो भेदा जा सके, यानी जो भेदने योग्य हो, यानी जिसे कठिनाई से भेदा जा सके उसे हम क्या कहेंगे, दुर्भेद्य कहेंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। आदि से अंत तक, आदि से अंत तक को हम क्या कहते हैं, देखिएगा ये भैया बिल्कुल नहीं होगा, समाप्त, अधोपांत बिल्कुल नहीं होता, उपरांत माने बाद में होता है, आद्यंत होता है। आद्यंत शब्द क्या होगा, आद्यंत। अगर भैया हम आद्यंत शब्द की बात करें तो आद्यंत शब्द का निर्माण कैसे होता है, आदि प्लस, एक मिनट भैया, आद्यांत शब्द की बात करें तो शब्द क्या बनेगा हमारा, आदि प्लस आदि प्लस अंत, क्या जाएगा, आद्यंत। ये हमारा शब्द बनता है, आदि प्लस अंत बनता है, आद्यंत। ठीक है, अब इसकी हम बात करें, देखिएगा आदि प्लस अंत, क्योंकि आदि से अंत तक जाना है तो आदि प्लस अंत आद्यंत। देखिए इसमें छोटी है ये और अ, इसको हम बनाएंगे आद्यंत। यानी देखिए आद्यंत आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप आद्यंत जो लिखा गया है वैसे भी लिख सकते हैं, ये वाला आद्यंत। ठीक है, इस शब्द में, ये आद्यंत शब्द में भैया आपका यण संधि है, यण संधि। ठीक है, यण संधि कैसे, छोटी ई, इसका देखिएगा छोटी ई और ये ए मिल के बन जाएगा आपका ये, और इस पे अंकी मात्रा लगा है तो यहाँ भी अंकी मात्रा हो जाएगा और क्या बन जाएगा, यंग। तो ये देखिए ये तो बना हुआ है यंग। यहाँ पे संधि कौन सी होगी, आपका यण संधि होगा। और यण संधि किसका भेद होता है, यह स्वर संधि का भेद होता है, स्वर संधि का भेद होता है। कुछ डिस्टर्ब कर रहा है यार। ठीक है, तो आज से अंत तक कहूँगा, कहेंगे एक शब्द में आद्यंत कहेंगे। देख लीजिएगा ये आपके इस मिले जुले शब्द हैं आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्देशित प्रश्न 13 से 16 तक दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति, स्थानों की उचित शब्द द्वारा पूर्ति करने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए और खाली स्थान में भरिए। देखिएगा खाली स्थान को भरना है इन 4 शब्द में से। गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और का मार्ग अपनाया। आप जानते होंगे, दया, सहयोग, अहिंसा या त्याग। आप बिल्कुल जानते हैं कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो उन्होंने प्रेम और किसका मार्ग अपनाया, अहिंसा का मार्ग अपनाया। ये बिल्कुल हमारा क्या है, सही, दया का मार्ग नहीं, ना सहयोग का ना त्याग का। किसका मार्ग अपनाया, अहिंसा का मार्ग अपनाया। ठीक है, यहाँ पे क्या शब्द आएगा, अहिंसा आएगा। अगला क्वेश्चन, आशा का जीवन के अंधकार को दूर करता है क्या। आशा का दीपक, प्रयास, विस्तार या संयोग। तो ये अंधकार दूर करने का काम कौन करता है, दीपक करता है, ना कि प्रयास, ना कि विस्तार, ना कि संयोग। क्या हमारा सही होगा, दीपक। यानी आशा का जो दीपक होता है वो हमारे जीवन के अंधकार को क्या करता है, दूर करता है। शिक्षा का वास्तविक मानव को पूर्णता प्रदान करना है। शिक्षा का वास्तविक चिन्ह, लक्षण, उद्देश्य या सेवा। शिक्षा का वास्तविक चिन्ह मानव को, शिक्षा का वास्तविक लक्षण, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य या शिक्षा का वास्तविक सेवा। तो आप बिल्कुल कहेंगे भैया कि शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य है वो क्या है, कि मानव को पूर्णता प्रदान करना, ये इसका वास्तविक उद्देश्य है। अगला, मेरी बीमार है, स्त्री बीमार है, पत्नी बीमार है, महिला या सौभाग्यवती। सौभाग्यवती तो एक तरह से आप कह सकते हैं आशीर्वाद कामना वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, पत्नी आएगा, यानी मेरी पत्नी क्या है, बीमार है। ना यहाँ पे स्त्री आएगा, ना महिला आएगा, ना सौभाग्यवती आएगा। अगला क्वेश्चन, निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 17 से 19 तक दिए गए वाक्य में से कुछ त्रुटियां हैं, कुछ ठीक है, कुछ वाक्य जिस भाग में त्रुटियां हो
उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले अंडाकार खाने को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो डी वाले अंडाकार खाने को पूरी तरह काला करें। मतलब बताना है, ये ए बी सी डी करके 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं और इन ए बी सी डी को मिला करके एक वाक्य बनेगा और उस वाक्य में किस भाग में त्रुटि है ये हमें पता करना है। कर दिया है। मैं फल लेने गई थी, भाई इसमें कोई त्रुटि नहीं है। बाजार में भारी भरकम भीड़ था, बाजार में भारी भरकम भीड़ था। देखिए भीड़ स्त्रीलिंग शब्द है तो भीड़ था नहीं, भीड़ थी होना है। बताना है त्रुटि, बताना है तो किस भाग में त्रुटि है, बी वाले यानी इस वाले भाग में क्या है त्रुटि। बाजार में भारी भरकम भीड़ थी होना चाहिए, भीड़ था नहीं, क्योंकि भीड़ हमारा क्या है स्त्रीलिंग शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द के साथ क्रिया भी स्त्रीलिंग की लगती है। यहाँ पे था की जगह पे क्या होगा, थी होगा। आगे देखिए आगे, बाजार में चलना मुश्किल था, बिल्कुल है भाई, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। और डी वाला तब लगाएंगे जब कोई त्रुटि नहीं रहती। भाई त्रुटि बी वाले में है तो हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला, साहित्य और समाज में घोर संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। साहित्य के बिना समाज की कल्पना बेकार है, कोई त्रुटि नहीं। बताइए किस भाग में त्रुटि है, ध्यान से देखिए वाक्य को पढ़िए। साहित्य और समाज में घोर संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। साहित्य के बिना समाज की कल्पना बेकार है, कोई त्रुटि नहीं। साहित्य और समाज में घोर संबंध नहीं होता है, ये इसी भाग में त्रुटि है। ये पूरा भाग क्या है हमारा गलत है। यहाँ जो हमारा जो घोर शब्द लिखा गया है ये घोर नहीं होता है कभी भी। इस घोर की जगह शब्द क्या आएगा, घनिष्ठ। संबंध हमारा घनिष्ठ होता है, घोर संबंध नहीं होता है। घोर शब्द का प्रयोग हम संबंध के लिए नहीं करते, किसका प्रयोग करते हैं, घनिष्ठ शब्द का। तो क्या शब्द आना चाहिए, घनिष्ठ। अगर घनिष्ठ होता तो वाक्य शुद्ध होता है, लेकिन साहित्य समाज में घोर संबंध, इसलिए वाक्य में क्या है त्रुटि है। तो पहले वाक्य में क्या होगी, त्रुटि होगी। चलिए आगे देखते हैं। मेरी सहेली लगातार रोए जा रही थी, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। मेरी रुमाल भी आंसू से भीग गया। मेरी रुमाल आंसू से भीग गया। मेरी रुमाल नहीं, मेरा रुमाल, या मेरी रुमाल आंसू से भीग गया। अगर ये रुमाल स्त्रीलिंग शब्द है तो भीग गया नहीं, भीग गई होता है। इस भाग में क्या है, पूरा का पूरा त्रुटि है, यानी सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस वाक्य में ना कोई त्रुटि है ना इस वाक्य में कोई त्रुटि है। मेरी रुमाल भी आंसू से भीग गया, बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 20 से 22 दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताने के लिए 4 विकल्प प्रस्तावित है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। विलोम बताना है, एक शब्द दिया गया उसके लिए 4 आपको विकल्प दिए गए हैं, उन 4 में से बताना है कौन सा विकल्प उस दिए गए शब्द के लिए उपयुक्त विलोम है। ठीक है, उल्टा विलोम माने क्या होता है, उल्टा। पक्ष शब्द क्या है, प्रश्न हमारा पूछा गया पक्ष, पक्ष का विलोम क्या होगा। तो भैया पक्ष माने होता है जो आपके हित में हो, आपके साथ हो, वो होता है पक्ष। यानी इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, विपक्ष। ये हमारा वाक्य क्या है, बिल्कुल सही है। सपक्ष नहीं, यानी ये होता है सपक्ष बात करें पक्ष के साथ, विलोम नहीं होता है। सपक्ष, स माने साथ, पक्ष माने पक्ष के। अपक्ष पक्ष के बिना, और सापेक्ष जब किसी की तुलना की बात हो तो वहां पे आता है। तो हमारा शब्द क्या आएगा यहाँ पे, विपक्ष। पक्ष का विलोम क्या होता है, विपक्ष होता है। ध्यान रखिएगा, सपक्ष नहीं, सपक्ष माने होता है पक्ष के साथ, और पक्ष और पक्ष के साथ में पक्ष सपक्ष का विलोम नहीं होगा, यानी उसका जस्ट उल्टा होना चाहिए। अपक्ष पक्ष के बिना, कितना लोग क्या करेंगे, पक्ष के साथ अ लगा देंगे, यानी पक्ष और अपक्ष। बिल्कुल अपक्ष शब्द नहीं है, अ माने नहीं, पक्ष माने पक्ष, यानी पक्ष के बिना, या पक्ष के जिसके पास कोई पक्ष ही ना हो वो पक्ष का विलोम थोड़ी बनेगा। पक्ष का विलोम मतलब क्या था, विपक्ष, यानी आपके विरोध में जो हो वो कहलाता है विपक्ष। अगला क्वेश्चन, लौकिक का विलोम, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लौकिक का विलोम क्या होता है। इसका देखिए आंसर तो बिल्कुल आसान है, आंसर बिल्कुल इसका आसान है, लेकिन भैया ये सब बड़ा अच्छा है, इसके जो विकल्प दिए हैं ना वो बड़े अच्छे हैं। लौकिक शब्द, लौकिक का जो विलोम होता है वो हो गया अलौकिक, नो डाउट। लौकिक का विलोम अलौकिक बिल्कुल सही है। शब्द है परलोक, परलोक का विलोम क्या होता है, परलोक का विलोम होता है इहलोक। इहलोक क्या होता है, इहलोक। इहलोक का विलोम जस्ट उसका उल्टा परलोक। अलौकिक का तो हो गया। ये देखिए शब्द दिया है भूलोक, भूलोक माने भी होता है भैया आपका इहलोक। इसका अर्थ भी क्या होता है, इहलोक। एक मिनट, इहलोक नहीं,
भूलोक का मतलब होता है पृथ्वी, और क्योंकि देखा सब लिखा है भू लोक, यानी पृथ्वी को कहते हैं हम भूलोक। इसका विलोम जो होता है वो होता है, ध्यान से देख लीजिएगा, इसका विलोम होता है द्विलोक। भूलोक का विलोम द्विलोक होता है, द्विलोक। अब द्विलोक हम किसको कहते हैं? स्वर्ग को कहते हैं, आकाश को कहते हैं। और आप जानते हैं पृथ्वी का विलोम क्या होता है? आकाश या आसमान होता है। आकाश होता है ना पृथ्वी का विलोम। तो इस भूलोक का मतलब होता है क्या? पृथ्वी होता है। और इसका विलोम क्या होता है? द्विलोक, या द्विलोक का अर्थ क्या होता है? स्वर्ग या आकाश। क्लियर है? इसके शॉर्ट ले लें इसका आप। अगला क्वेश्चन, अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? अनुरक्ति, अनुरक्ति बहुत अच्छा शब्द है, अनुरक्ति। तो याद रखिएगा, ये जो हमारा अनुरक्ति शब्द है इसका विलोम क्या होता है? तो अनुरक्त का विलोम होता है विरक्ति। अनुरक्ति का विलोम क्या होता है? विरक्ति होता है। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति। अब कहेंगे अनुरक्ति माने क्या होता है सर? ये बताइए कि अनुरक्ति हम किसको कहते हैं? अनुरक्ति हम किसे कहेंगे? तो अनुरक्ति जानते हैं, देखिएगा, अनुरक्ति माने होता है भक्ति, भक्ति, या इसी माने होता है क्या? आसक्ति। क्या होगा? भक्ति होगा या अनुरक्ति। अनुरक्ति मतलब क्या होता है? भक्ति होता है, आसक्ति होता है। तो देख रहे हैं, इस अनुरक्ति का अर्थ हो गया भक्ति या आसक्ति, और इसका विलोम क्या होता है? आपका विरक्ति, यानी जो भक्ति भाव में ध्यान ना दे। आसक्ति, तो आसक्ति और अनुरक्ति बात दोनों एक ही है। भक्ति भी उसी में आ जाएगा, उसी के अंतर्गत। बचा आपका शक्ति। शक्ति का विलोम क्या होता है? इसका विलोम होता है क्षीणता। इसका विलोम क्या होता है? क्षीणता, या क्षीणता को मतलब हम क्या कह सकते हैं? क्षीणता को हम कह सकते हैं शक्तिहीन। क्या कह सकते हैं? शक्तिहीन। क्षीणता या शक्तिहीन। भक्ति का विलोम आपको कोई पूछेगा तो इसका विलोम भी क्या होगा? वही आपका विरक्ति। आपका आसक्ति का विलोम पूछेगा तो इसका ही विलोम क्या होगा? वही आपका होगा विरक्ति। अनुरक्ति का विलोम भी भक्ति या आसक्ति, आसक्ति का विलोम विरक्ति, विरक्ति का विलोम भैया अनुरक्ति जिसके बारे में पूछा गया है, और शक्ति का विलोम क्या होता है? क्षीणता या शक्तिहीनता, ये हीनता। क्लियर है? ध्यान से इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न संख्या 23 से 25 से दिए गए शब्दों के पर्याय यानी पर्यायवाची लिखना है। 4 से विकल्प दिए गए, उचित विकल्प को चुनिए। पर्यायवाची लिखना है, सबका पर्यायवाची शब्द लिखना है। शब्द क्या है? धरती। धरती का विलोम, धरती की पर्यायवाची क्या है निम्न में से? भूधर। भाई भूधर नहीं होता है, भूधर होता है किसकी पर्यायवाची? पर्वत, पहाड़, नग, अचल, ये सब होते हैं भूधर। पर्वत की पर्यायवाची होती है भुजंग। ये तो भैया होता है सर्प का, सर्प, ब्याल, फड़ी, उरग, ये सब किसी पर्यायवाची हैं? ये सब का सब भुजंग यानी सर्प के पर्यायवाची भुजंग। भवानी, ये तो भैया पार्वती की पर्यायवाची है, पार्वती, उमा, सती, महिषासुरमर्दिनी, महिषासुरमर्दिनी की पर्यायवाची किसकी? भवानी की पर्यायवाची होती है। अब क्या बचा अकेले? भूमि। ये क्या है? धरती की पर्यायवाची है। यानी भूमि की पर्यायवाची क्या क्या होती है? धरती, पृथ्वी, क्षिति, ये सब पर्यायवाची किसकी हैं? धरती की पर्यायवाची हैं। तो यही तो हमें बताना था कि तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? भूमि। धरती की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? भूमि हो जाएगी। ये सब पर्यायवाची शब्द आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पर्यायवाची हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जंगल, जंगल की का पर्यायवाची क्या है? जंगल। देखिए सब दिया पहला बीटअप, ये तो भैया आप कहोगे किसका? बीटअप किसकी पर्यायवाची होती है? देखिए बीटअप ये आपका पादप का वृक्ष, द्रुम, तरु, इनकी पर्यायवाची होती है बीटअप। आनन, आनन माने होता है भैया मुख, मुख, वदन, चेहरा, मुंह, ये होता है आनन। कानन ये होता है भैया जंगल, अरण्य, ये होते हैं किसकी पर्यायवाची? आपके जंगल की पर्यायवाची। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक कारण हमारा सही होगा। वृक्ष की पर्यायवाची तो हम लिख ही चुके हैं। ये जो बीटअप है, पादप है, ध्रुव है, ये क्या है? आपके वृक्ष के पर्यायवाची हैं। इसका स्क्रीनशॉट लें आप। देखिए शब्द हम यहाँ लिखे हैं वदन, ध्यान रखिएगा ये आपका शब्द है वदन, और एक शब्द देखिएगा आपका होता है क्या? बदन। ध्यान रखिएगा इस वदन माने मुख होता है, मुख, लेकिन इस जब ब यहाँ हो जाएगा तो इसके माने हो जाएगा शरीर। ध्यान रखिएगा ये समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, जहाँ दो शब्द पढ़ने में जैसे लगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग, उन्हें हम क्या कहते हैं? समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। तो ये बात पे याद ध्यान रखिएगा, ये वह है और वो वह है। वदन माने मुख होता है और बदन माने शरीर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 24 लगता है क्वेश्चन छूट गया। चलिए ठीक है, देखिए हम लोगों ने पढ़ा 24 क्वेश्चन थे इसमें, इस सीरीज में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आगामी जिस भी आपके SSGD के एग्जाम आने वाले हैं उनमें आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप बिल्कुल एकदम अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए और कॉन्सेप्ट भी पढ़ते रहिए और मेरे साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। और मुझे ये करना है कि 20 में 20 आपका सही हो, क्योंकि जानते हैं ना हिंदी ही एक हिंदी हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग, इसमें हिंदी में आप कम मेहनत करके आप अच्छा नंबर ला सकते हैं, थोड़ी मेहनत करके आप अच्छा नंबर ला सकते हैं, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल बदलने वाला नहीं। जो आज है वो हमेशा रहेगा, वैसे रहेगा। कॉन्सेप्ट भी कम है और सिलेबस भी कम है, उससे आप अच्छे से पढ़ के क्या कर सकते हैं? अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए, जिससे आपका ये टारगेट बना के चलिए कि हमें 20 में 20 हिंदी करना है, उससे कम नहीं सही करना है। पूरा 20 का 20 हमारा हिंदी सही होना चाहिए। ठीक है, तो इसे वीडियो को आप अच्छे से देखिए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने ज़रूरतमंद हैं उनके पास इस वीडियो को जरूर पहुँचाएँ, और घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और ऐसे ही मेरे साथ बने रहा करिए, आपको ऐसे ही आपके साथ हम पर डे आपको एक क्लास मिलती रहेगी प्रैक्टिस की, और जहाँ पे आप देखेंगे हिंदी से अब तक क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। और मुझे विश्वास है अगर आप मेरी जितने भी हम प्रैक्टिस कराएंगे वो सारी क्लास को अगर आप अटेंड करते हैं, अच्छे से देखते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सभी क्लासेस से आपको आगामी जो भी SSGD के एग्ज़ाम होने वाले हैं उस एग्ज़ाम में आपको इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। इससे आपको बहुत ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जोश इसी उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।